आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने कार्नो इंजन की दक्षता प्राप्त की थी। कार्नो इंजन की दक्षता के बाद में हमने ये कहा था कि कल हम कार्नो प्रमेय सिद्ध करेंगे। पहले कथन लिखेंगे, उसके बाद कार्नो प्रमेय को सिद्ध करेंगे। कार्नो नामक वैज्ञानिक ने दो प्रमेय दी थी, जिन्हें कार्नो की प्रथम प्रमेय और कार्नो की द्वितीय प्रमेय इन नामों से जाना जाता है। कार्नो प्रमेय। अब हम सबसे पहले कार्नो की प्रथम प्रमेय लिखते हैं। कार्नो की प्रथम प्रमेय, हेडिंग लगाइए कार्नो की प्रथम प्रमेय। सबसे पहले हम प्रमेय का कथन सुनेंगे। कार्नो ने प्रथम प्रमेय में ये कहा था, दिए गए तापों के बीच में, यानी हमें तापमान दिया होगा स्रोत का और सिंक का, दिए गए तापों के बीच में कार्यरत उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों में से सदैव उत्क्रमणीय इंजन की क्षमता अनुत्क्रमणीय इंजन से ज़्यादा होती है। तापमान हमें दिया गया है, दिए गए तापों के मध्य, दिए गए तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों में से सदैव उत्क्रमणीय इंजन की क्षमता अनुत्क्रमणीय इंजन से अधिक होती है। अनुत्क्रमणीय इंजन से अधिक होती है। इस कथन को हम गणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने कल ये बात की थी कि स्रोत का ताप हम T1 मानेंगे और स्रोत का ताप हमेशा उच्च होता है। सिंक का ताप T2 मानेंगे और सिंक का ताप हमेशा स्रोत से निम्न होता है। हमने कल ये बात की थी उत्क्रमणीय इंजन को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। उत्क्रमणीय इंजन को हमेशा कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। और कल हमने बात की थी अनुत्क्रमणीय इंजन को I से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनकी इंजन की क्षमता से तात्पर्य है इंजन की दक्षता, क्षमता या दक्षता। कल हमने कार्नो इंजन की दक्षता के लिए सूत्र प्राप्त किया था, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। दक्षता को हमने कल ईटा से रिप्रेजेंट किया था। ईटा को श्यानता गुणांक से भी रिप्रेजेंट करते हैं और दक्षता से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्नो इंजन की दक्षता को ईटा से रिप्रेजेंट करें तो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता को हम ईटा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ईटा आर यानी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता हमेशा अनुत्क्रमणीय इंजन से ज़्यादा होती है। यानी इस लाइन को हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे
ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से ज़्यादा होती है। शर्त यह है तापमान दिया हुआ होना चाहिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों इंजनों के लिए तापमान का मान एक ही होना चाहिए। अगर उत्क्रमणीय इंजन के लिए स्रोत का तापमान 250 केल्विन है तो अनुत्क्रमणीय इंजन के लिए भी स्रोत का तापमान 250 केल्विन होना चाहिए। यानी स्रोत और सिंक का तापमान हमें दिया हुआ होना चाहिए, तभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। ये है कारणों की प्रथम प्रमेय का कथन। इसे हम सिद्ध करेंगे, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना। हम क्या सिद्ध करेंगे? ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। अब हम दो इंजन मानेंगे। हमारे पास दो इंजन है आर और आई। आर उत्क्रमणीय इंजन है और आई अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है, और दोनों इंजन समान ताप T1 और T2 के बीच में कार्यरत है। जैसे ये स्रोत है, इसका तापमान T1 है और ये इंजन है, इस इंजन का नाम है R, अर्थात ये उत्क्रमणीय इंजन है। ये सिंक है जिसका तापमान T2 है। ये उत्क्रमणीय इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और उस ऊष्मा को कार्य में बदलते हुए, यानी W में बदलते हुए शेष ऊष्मा को सिंक को प्रदान करता है। यानी Q2 का मान है Q1 माइनस W। और दूसरा इंजन इन्हीं तापों के बीच में कार्यरत है। तापमान T1, तापमान हमें समान रखना है। ये सिंक तापमान T2। इस इंजन का नाम है I, यानी अनुत्क्रमणीय इंजन। ये स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है और, या हम ऐसे मान लेते हैं ये स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा लेते हैं। कुछ भी हो, स्रोत से हमेशा ऊष्मा ली जाती है। ये इंजन भी कुछ ना कुछ कार्य करेगा। मान लो ये इंजन कितना कार्य करता है? W। और W कार्य करते हुए शेष ऊष्मा को, यानी Q2 डैश को सिंक को प्रदान करता है। सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा का मान होगा Q1 डैश माइनस W। ये हमारे दोनों इंजन हैं। इसे हम नाम दे देते हैं चित्र फर्स्ट, इसे हम नाम दे देते हैं चित्र सेकंड। ये इंजन आर उत्क्रमणीय इंजन है। तात्पर्य ये है, ये इंजन फर्स्ट बाइस में भी काम कर सकता है, यानी रिवर्स बाइस में भी इस इंजन को उपयोग में लाया जा सकता है। अगर इस इंजन को रिवर्स बाइस में उपयोग में लाया जाए, फर्स्ट बाइस में उपयोग में लाया जाए, तो इस इंजन का चित्र इस प्रकार बनेगा। आइए, ये स्रोत है उच्च ताप T1 पर, यह सिंक है निम्न ताप T2 पर।
रिवर्स बायस या पश्च बायस में ये इंजन काम करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि ये इंजन रेफ्रिजरेटर की भांति भी कार्य कर सकता है, यानी सिंक से ऊष्मा लेके Q2 बराबर Q1 माइनस W, इतनी ऊष्मा ये सिंक से लेता है और Q1 ऊष्मा स्रोत को देता है, शेष ऊष्मा कार्य में परिणित हो जाती है। ये हमें दिए गए कथन के अनुसार तीनों चित्र प्राप्त हुए। अब हम इंजन R की दक्षता प्राप्त करेंगे, यानी इंजन R की दक्षता का सूत्र क्या होगा? ईटा R। इस इंजन की दक्षता क्या होगी? ईटा R बराबर W बटा Q1। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इस इंजन की दक्षता को हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा I बराबर W अपॉन अवशोषित ऊष्मा Q1 डैश। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना कार्नो प्रमेय का दिया गया कथन गलत है। हम क्या मान रहे हैं? माना दिया गया कथन या कार्नो प्रमेय गलत है, अर्थात ईटा I इज ग्रेटर देन ईटा R। हम ये मान रहे हैं, माना दिया गया कथन गलत है। अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन से ज्यादा है, ये हम मान रहे हैं। यानी इस प्रमेय को हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अगर हम ईटा I इज ग्रेटर देन ईटा R मान लेते हैं तो ईटा I का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 से W अपॉन Q1 डैश इज ग्रेटर देन ईटा R का मान समीकरण 1 से रखेंगे W अपॉन Q1। W से W कैंसिल, वज्र गुणा करने पर Q1 यहाँ पर आ जाएगा, Q1 डैश यहाँ पर आ जाएगा, यानी Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश। अब इस दाएं पक्ष से इसको बाएं पक्ष में ले आओ, Q1 माइनस Q1 डैश इज ग्रेटर देन 0। Q1 माइनस Q1 डैश का मान 0 से बड़ा है, यानी एक धनात्मक राशि है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। चूंकि इंजन R उत्क्रमणीय इंजन है, अतः यह विपरीत चक्र में भी कार्य कर सकता है। माना इंजन R विपरीत चक्र में कार्य कर रहा है और इंजन I अनुत्क्रमणीय इंजन है, इसलिए ये अग्र दिशा में कार्य करता है। अब इंजन R विपरीत चक्र में सिंक से Q1 माइनस W ऊष्मा लेकर के स्रोत को Q1 ऊष्मा प्रदान कर रहा है। अब हम दोनों इंजन R और I, इन दोनों इंजन को युग्मित कर देते हैं, अर्थात इंजन R और इंजन I को जोड़ देते हैं, जिसमें इंजन R पश्च बायस में कार्य कर रहा है और इंजन I अग्र बायस यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य कर रहा है। अब हम चित्र 4 में, ये चित्र 3 है, अब हम चित्र 4 में इंजन R और इंजन I दोनों को युग्मित कर देते हैं। देखिए इस प्रकार चित्र बनेगा, दोनों इंजन को हम जोड़ देंगे। ये स्रोत T1 दोनों इंजनों के लिए, ये सिंक T2, T1 ये इंजन R,
ये दूसरा इंजन आई। इंजन आर Q2 ऊष्मा लेता है और स्रोत को Q1 ऊष्मा देता है। इंजन आई स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा लेता है और W कार्य करके सिंक को Q2 डैश ऊष्मा प्रदान करता है। और अब इन दोनों को इंजनों को ऐसे युग्मित कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो इंजन आर का कार्य W इंजन आई को स्थानांतरित हो जाएगा। यह इंजन एक संयुक्त इंजन है। इस संयुक्त इंजन को हम नाम दे देते हैं IR इंजन। चित्र 4। अब चित्र 4 है। यह इंजन एक सेल्फ एक्टिंग निकाय है, यानी ये सेल्फ एक्टिंग निकाय से तात्पर्य है स्वतः एक्टिंग निकाय या सेल्फ एक्टिंग निकाय है। ये ऐसा निकाय है जो सिंक से Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा लेता है और स्रोत को Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा देता है। देखिए यह इंजन सिंक से देखिए कितनी ऊष्मा ले रहा है, इसमें से ये घटा दो, यानी W से W कैंसिल हो जाएगा। Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश। यह सेल्फ एक्टिंग निकाय, स्वतः एक्टिंग निकाय यानी स्वतः कार्यकारी निकाय सिंक से Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा लेता है और इतनी ही ऊष्मा यहां पर देखिए स्रोत को देखिए, Q1 में से Q1 डैश घटा दीजिए, Q1 माइनस Q1 डैश देता है। अर्थात यह इंजन IR सेल्फ एक्टिंग स्वतः कार्यकारी इंजन एक ऐसा इंजन है जो सिंक से Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा लेता है और स्रोत जो उच्च ताप पर है को Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा देता है बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए। अर्थात ये एक ऐसा इंजन है जो इस इंजन को कहीं से भी बाह्य पदार्थ या कार्यकारी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये एक ऐसा सेल्फ एक्टिंग निकाय है जो निम्न ताप से ऊष्मा लेकर के स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है को स्थानांतरित करता है। हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के 2 भाग पढ़े थे, पहला भाग और दूसरा भाग। हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दूसरे भाग में हमने ये पढ़ा था क्लाउसियस का कथन। क्लाउसियस ने ये कहा था कि किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी कार्यकारी पदार्थ या बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता लिए बिना ऊष्मा को
पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में बदल दे, अर्थात ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। अर्थात यह सेल्फ एक्टिंग निकाय क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है, यानी ये इंजन क्लाउसियस के कथन के विपरीत है, यानी इस इंजन में क्लाउसियस के कथन का विरोध हो रहा है। अतः किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है, अर्थात हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य है। हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य है। यह तभी सत्य होगा, अर्थात क्लाउसियस के कथन का पालन करेंगे तभी यह कथन सत्य होगा, अर्थात यह कथन सत्य होगा ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई, अर्थात दिए गए तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों में से उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। यह है कारणों की प्रथम प्रमेय। अब हम कारणों की द्वितीय प्रमेय पढ़ेंगे। सबसे पहले कारणों की द्वितीय प्रमेय का कथन लिखेंगे। कारणों की द्वितीय प्रमेय का कथन सुनिए। कारणों ने द्वितीय प्रमेय में यह कहा था कि समान तापों के बीच में कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता भी समान होती है, अर्थात दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे उनके कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों न हो। देखिए, कारणों ने ये कहा था समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, अर्थात दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। चाहे उनके कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों न हो। सिद्ध करेंगे।
इस प्रमेय के कथन को हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे? माना हमारे पास दो उत्क्रमणीय इंजन हैं, पहले का नाम हम रख लेते हैं R1, दूसरे का हम नाम रख लेंगे R2। दो उत्क्रमणीय इंजन है और दोनों उत्क्रमणीय इंजन समान तापों के बीच में कार्यरत है। दोनों ही उत्क्रमणीय इंजन स्रोत T1 और सिंक निम्न ताप T2 पर कार्यरत है और दोनों ही इंजन उत्क्रमणीय है, अर्थात दोनों ही इंजन पश्च बायस में भी कार्य कर सकते हैं और अग्र बायस में भी कार्य कर सकते हैं। देखिए ये पहला इंजन है, हमें क्या सिद्ध करना है? ईटा R1 पहले इंजन की दक्षता बराबर दूसरे उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमारे पास दो इंजन हैं, दोनों इंजनों को इस प्रकार चित्र से हम निरूपित करेंगे। स्रोत T1 सिंक T2 और इसके बीच में ये इंजन R1 कार्यरत है। यह इंजन R1 स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और सिंक को Q2 ऊष्मा का निष्कासन करते हुए शेष ऊष्मा को कार्य में परिणित करता है या रूपांतरित करता है। ये दूसरा इंजन समान ताप है, T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहा है। ये दूसरा इंजन भी, इस दूसरे इंजन का नाम है R2। यह दूसरा इंजन स्रोत जो उच्च ताप है से Q2 ऊष्मा लेता है और सिंक को स्रोत से Q2 ऊष्मा लेकर के सिंक को शेष ऊष्मा का निष्कासन करते हुए कार्य में बदल देता है। दोनों इंजन उत्क्रमणीय इंजन है, अतः पहले इंजन की दक्षता ईटा R1 बराबर किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा, समीकरण नंबर 1। इंजन R2 की दक्षता ईटा R2 बराबर किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा, समीकरण नंबर 2। अब हम मान लेते हैं, माना दिया गया कथन गलत है, अर्थात ईटा R1 और ईटा R2 बराबर नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि दूसरे इंजन की दक्षता पहले इंजन की दक्षता से ज़्यादा है, अर्थात ईटा R2 इज ग्रेटर देन ईटा R1। ईटा R2 का मान रखेंगे W/Q2 इज ग्रेटर देन W/Q1। W से W, Q1 यहाँ पर आ जाएगा वचन गुणा में, Q2 यहाँ पर आएगा, यानी Q1 इज ग्रेटर देन Q2। घटा देंगे, Q1 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन 0, समीकरण नंबर 3। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, यानी Q1 माइनस Q2 एक धनात्मक राशि है। अब हम इंजन R1 और इंजन R2 को युग्मित कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे। इस प्रकार युग्मित करेंगे कि इंजन R1 तो विपरीत चक्र में कार्य करे और इंजन R2 अग्र दिशा में कार्य करे। इस प्रकार हम दोनों इंजनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर हम युग्मित करने पर दोनों इंजनों को युग्मित करने पर ये स्रोत है उच्च ताप T1 पर, ये सिंक है निम्न ताप T2 पर। इंजन R1 रिवर्स विपरीत चक्र में कार्य कर रहा है
R1, ये सिंक से Q1 माइनस W ऊष्मा लेता है और स्रोत को Q1 ऊष्मा देता है। और ये इंजन R2 अग्र दिशा में कार्य कर रहा है, ये स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है और सिंक को Q2 माइनस W ऊष्मा देता है। ये हम दोनों को युग्मित कर देंगे, इस प्रकार जोड़ देंगे। इंजन R1 का कार्य W इंजन R2 को स्थानांतरित हो रहा है। अब ये इंजन देखिए सिंक से कितनी ऊष्मा ले रहा है, इसमें से ये घटा दीजिए, W से W कट जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये इंजन सिंक से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ले रहा है और ये इंजन स्रोत को कितनी ऊष्मा दे रहा है, इसमें से ये घटा दीजिए, Q1 माइनस Q2। ये एक इंजन ऐसा सेल्फ एक्टिंग निकाय है जो निम्न ताप से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा लेता है, स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है को Q1 माइनस Q2 का ऊष्मा देता है। अर्थात ये एक ऐसा इंजन है जो सिंक से जितनी ऊष्मा लेता है उतनी ही ऊष्मा स्रोत को देता है। अर्थात यह इंजन निम्न ताप से उच्च ताप को ऊष्मा का स्थानांतरण बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए कर रहा है। अर्थात ये इंजन क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है। अर्थात ये एक ऐसा इंजन है जो क्लाउसियस के कथन का पालन नहीं कर रहा है, यानी ये क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है। क्लाउसियस के कथन का विरोध। अतः हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य है। ये क्या है? असत्य। अर्थात हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी कारणों की द्वितीय प्रमेय। इसके बाद हम पुनः ये मानेंगे कि ये कथन अगर असत्य है तो क्या सत्य हो सकता है? दूसरे इंजन की दक्षता पहले इंजन से ज़्यादा हमने मान रखी है और असत्य है, तो हम ये मान सकते हैं कि पहले इंजन की दक्षता दूसरे इंजन की दक्षता से ज़्यादा है। हम क्या मान सकते हैं? पुनः दोबारा यानी पुनः माना हम ये मान सकते हैं कि पहले इंजन की दक्षता दूसरे इंजन की दक्षता से ज़्यादा है। तो अगर ये कथन सत्य है, ये कथन अगर सत्य है तो क्या होगा? ईटा R1 का मान समीकरण नंबर 1 से W/Q1, ईटा R2 का मान W/Q2, W से W कैंसिल, अगर इसका पक्षांतरण करेंगे Q2 इज ग्रेटर देन Q1, यानी Q2 माइनस Q1 इज ग्रेटर देन 0। ये एक धनात्मक राशि है। अब हम इंजन R1 और इंजन R2 को पुनः युग्मित करेंगे, जिसमें इंजन R1 अग्र दिशा में और इंजन R2 पश्च दिशा में कार्य करेगा। इस प्रकार हम दोनों इंजनों को पुनः युग्मित करेंगे, ये T1 ये T2। इसमें इंजन R1 अग्र दिशा में कार्य कर रहा है और इंजन R2 पश्च दिशा में कार्य कर रहा है। इंजन R1 अग्र दिशा में Q1 ऊष्मा लेता है, Q1 माइनस W ऊष्मा सिंक को देता है। इंजन R2 पश्च बाइस में सिंक से Q2 माइनस W ऊष्मा लेता है और स्रोत को Q2 ऊष्मा देता है। अब देखिए, ये एक सेल्फ एक्टिंग निकाय है। इसी प्रकार पुनः सेल्फ एक्टिंग निकाय है जो ये युग्मित कर दिया। यह निकाय
सिंक जो निम्न ताप है से कितनी ऊष्मा ले रहा है, इसमें से ये इसमें घटा देंगे, यानी यह निकाय Q2 माइनस Q1 ऊष्मा सिंक से ले रहा है। कितनी ऊष्मा ले रहा है? Q2 माइनस Q1, और इतनी ही ऊष्मा इसमें से ये इसमें घटा देंगे, जितनी दे रहा है और उतनी ले रहा है वो घटा देंगे। Q2 माइनस Q1 ऊष्मा ही, यह इंजन ऐसा इंजन है जो सिंक से जितनी ऊष्मा ले रहा है उतनी ऊष्मा स्रोत को दे रहा है। यह पुनः क्लाउसियस के कथन का विरोध है। अतः हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना ये भी क्या है? असत्य है। अर्थात हमने दो संकल्पना मानी है, ये ईटा R1 इज ग्रेटर देन ईटा R2, यह भी असत्य है। ईटा R2 इज ग्रेटर देन ईटा R1, ये भी असत्य है। ये दोनों कब सत्य हो सकती है? ये दोनों तभी संभव है जब ईटा R1 इज बराबर है ईटा R2 के। ये दोनों कथन तभी सत्य होंगे। कौन कौन से दोनों कथन? ईटा R1 इज ग्रेटर देन ईटा R2, ईटा R2 इज ग्रेटर देन ईटा R1, ये दोनों कथन तभी सत्य है जब ईटा R1 बराबर ईटा R2 है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ईटा R1 बराबर ईटा R2। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, कारणों की दोनों प्रमेय, प्रथम प्रमेय और कारणों की द्वितीय प्रमेय समाप्त हो गई है। इसके बाद हम अगली कक्षा में आगे इसके इस टॉपिक से आगे का टॉपिक अध्ययन करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।